वेलकम टू ITLS अकेडमी। हमारा लेक्चर कंटिन्यूएशन है मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी का। इससे पहले 4 पार्ट्स हम इसके पढ़ चुके हैं। ये 5वां पार्ट है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं जीन रीअरेंजमेंट्स इन ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर। Gene rearrangements in leukemia and lymphoma. Gene rearrangements analyzed for hematological malignancies. जो जीन रीअरेंजमेंट हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज के लिए एनालाइज किया गया इंक्लूड VDJ रिकॉम्बिनेशन। उसमें ये देखा गया कि VDJ रिकॉम्बिनेशन वहाँ पे प्रेजेंट है। द नॉर्मल इंट्राक्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स इन B and T lymphocytes as well as the abnormal interchromosomal translocations that can occur in any cell type. VDJ रिकॉम्बिनेशन में क्या देखा गया? नॉर्मल इंट्राक्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स थे। इंट्रा का मतलब होता है, इंट्रा वर्ड जहाँ कहीं भी यूज़ होता है वहाँ पे मतलब होता है कि पर्टिकुलर सेल के अंदर। तो इंट्राक्रोमोसोमल मतलब कि क्रोमोसोम के अंदर ही अरेंजमेंट्स हुए B और T लिम्फोसाइट्स में। जबकि एबनॉर्मल इंटरक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस भी देखे गए। तो इंटरक्रोमोसोमल का मतलब हुआ कि किन्हीं 2 क्रोमोसोम्स के बीच में ट्रांसलोकेशन हुआ जो कि किसी भी प्रकार की सेल में हो सकता है। तो VDJ रिकॉम्बिनेशन में नॉर्मल इंटरक्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स और नॉर्मल इंट्राक्रोमोसोमल एंड एबनॉर्मल इंटरक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस ये दोनों ही प्रेजेंट थे। बात करेंगे VDJ रिकॉम्बिनेशन की। टू डेवलप एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, एंटीबॉडी के बहुत से प्रकार को बनाने के लिए लिम्फोसाइट्स अंडरगो नॉर्मल जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं इनमें जेनेटिक रीअरेंजमेंट होता है और जेनेटिक रीअरेंज भी किसका होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का हैवी एंड लाइट चेन जीन्स एंड T सेल रिसेप्टर जीन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन की हैवी और लाइट चेन जीन दोनों में ही आपने सभी ने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा होगा। वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसमें हैवी चेन होती है और लाइट चेन होती है। ये हैवी चेन है, ये लाइट चेन है। तो इन दोनों ही हैवी और लाइट चेन के जीन्स में रीअरेंजमेंट होता है और इसके साथ ही साथ T सेल रिसेप्टर जीन में भी रीअरेंजमेंट देखा जाता है। The gene rearrangement process is a series of intrachromosomal recombination events. जो जीन रीअरेंजमेंट की प्रोसेस है ये इंट्राक्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन इवेंट की एक सीरीज़ है। इंट्राक्रोमोसोमल यहाँ पे बताया गया है, ध्यान रखने वाली बात है कि क्रोमोसोम के अंदर ही रिकॉम्बिनेशंस हो रहे हैं। मीडिएटेड बाय रिकॉम्बिनेज एंजाइम। यहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम वर्क करता है। इसका मेन काम क्या होता है? दैट रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंसेस फ्लैंकिंग द जीन सेगमेंट। ये जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है ये जीन सेगमेंट पे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। यहाँ पे देखिएगा जीन रीअरेंजमेंट्स आर नॉर्मल प्रोसेसेस दैट अकर इन B एंड T लिम्फोसाइट। B और T लिम्फोसाइट में जीन रीअरेंजमेंट होते ही रहते हैं क्योंकि जब भी कोई एंटीजन बाहर से अटैक करता है
तो एंटीबॉडीज़ ही तो उसके खिलाफ काम करती हैं। तो एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं? बी टी लिम्फोसाइट्स ही तो होती हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, बी सेल्स एंटीबॉडी बनाती हैं। तो अब जो एंटीजन आया है उसके अकॉर्डिंग ये अपने जीन को अरेंज कर लेती हैं। जेनेटिक रीअरेंजमेंट के द्वारा बहुत सारी डाइवर्सिटी, किसी भी प्रकार का एंटीजन आए ये उसके खिलाफ कोई ना कोई एंटीबॉडी बना ही लेती हैं। एज दे मैच्योर फ्रॉम लिम्फॉइड स्टेम सेल, लिम्फॉइड स्टेम सेल से जब बी और टी सेल्स मैच्योर होती हैं तो उनमें बहुत सारे जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स देखे जाते हैं। The genes coding for immunoglobulin heavy and light chains begin the rearrangement processes in early B cells and pre-B cells. अर्ली बी सेल क्या होता है? जो बी सेल है बनके रेडी हुआ है उससे पहले अर्ली बी सेल की हम बात कर रहे हैं। अर्ली बी सेल है मतलब जो बी सेल एकदम से छोटा सा बनके तैयार हुआ है, फिर उसके बाद में ये थोड़ी सी मैच्योरिटी गेन करता है, इसको प्री बी सेल बोलते हैं, और उसके बाद में ये अपना फाइनल शेप ले लेता है, इसको मैच्योर बी सेल बोलते हैं। तो जो जीन के रीअरेंजमेंट की प्रोसेसेस होती हैं ये मैच्योर बी सेल में नहीं होती, ये बी सेल जो अर्ली बी सेल है और जो प्री बी सेल हैं इन्हीं में जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स देखे जाते हैं। द टी सेल रिसेप्टर जीन्स, इनको TCR जीन्स भी बोला जाता है, रीअरेंज इन द ऑर्डर डेल्टा, गामा, बीटा एंड अल्फा चेन्स। जो टी सेल रिसेप्टर है इनमें डेल्टा, गामा, बीटा एंड अल्फा चेन के फॉर्म में रीअरेंजमेंट होता है। ये देखिएगा यहाँ पे लिम्फॉइड सेल है, एक तरफ बी सेल की प्रोजनी जा रही है, एक तरफ टी सेल की प्रोजनी जा रही है। लिम्फॉइड सेल से ही बी सेल्स भी बन रही हैं, लिम्फॉइड सेल से ही टी सेल्स भी बन रही हैं। अब बी सेल बनना रेडी हुआ, अर्ली बी सेल्स बनी, अर्ली बी सेल्स प्रकर्षण तैयार हुए, उसके बाद में प्री बी सेल बन के तैयार हुई और उसके बाद में फाइनली बी सेल बनी। बी सेल बनने के बाद में मैच्योर प्लाज्मा सेल बन जाती है, ये मैच्योर प्लाज्मा सेल मैच्योर बी सेल होती है। तो देखिएगा बीच बीच में कितने चेंजेस आते गए, यहाँ पे कभी कलर से दिखाया गया है, कभी न्यूक्लियस की पोजीशन से दिखाया गया है, किस तरीके से यहाँ पे देखिएगा कहीं हैवी चेन में चेंजेस आ रहे हैं, कहीं हैवी और लाइट दोनों में ही चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से बी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जब बात आती है टी सेल्स पे, टी सेल बनना स्टार्ट होते हैं, अर्ली थाइमोसाइट्स बनती हैं। अर्ली थाइमोसाइट में टी सेल रिसेप्टर अल्फा, डेल्टा एंड गामा का पहले रीअरेंजमेंट होता है, उसके बाद में कॉमन थाइमोसाइट भी बन जाती हैं, फिर इनमें टी सेल रिसेप्टर बीटा और अल्फा के रीअरेंजमेंट होता है। उसके बाद में ये टी सेल बन के रेडी हो जाती है। अब टी सेल बनके तो तैयार हो गई, लेकिन ये वर्क कैसे करेगी उसके अकॉर्डिंग ये दो टाइप के अलग अलग रीअरेंजमेंट्स करवा लेती है और दो प्रकार की सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। एक सेल बनती है साइटोटॉक्सिक टी सेल और दूसरी बनती है हेल्पर टी सेल। आपको पता होगा कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है यही वो सेल होती है जो कि डायरेक्ट फैगोसाइटोसिस करती है, कोई भी एंटीजन आता है उसको खा जाती है, जबकि जो हेल्पर टी सेल है डायरेक्ट किलिंग नहीं करती है, ये अपनी पूरी प्रोसेसेस के दौरान इसको एलिमिनेट करती है, डायरेक्ट किलिंग नहीं करती। इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन जीन रीअरेंजमेंट इन बी सेल। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की एंटीबॉडीज़ की हैवी चेन में जीन का रीअरेंजमेंट कैसे होता है? Each antibody consists of 2 heavy chains and 2 light chains. अगेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, दो हैवी चेन, ये दोनों ही हैवी चेन है और ये दो लाइट चेन्स है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। The locus coding for the immunoglobulin heavy chain is located on chromosome 14. ये जो हैवी चेन है
ये क्रोमोसोम नंबर 14 से बन रही है। एज बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर, अब जैसे जैसे बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं, selected gene segments are joined together so that the rearranged genes contain only one of each VH, DH and GH segment। जैसे जैसे ये बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होने लगती हैं, जो सेलेक्टेड जीन सेगमेंट्स हैं वो ज्वाइन होने लगते हैं एक दूसरे के साथ में, ताकि जो रीअरेंज्ड जीन है उसमें खाली सेलेक्टेड सेगमेंट्स हों, जैसे कि VH सेगमेंट है, DH सेगमेंट है और GH सेगमेंट है। Initially, one DH and one JH segment are joined। पहले D सेगमेंट ज्वाइन करता है, फिर उसको J सेगमेंट ज्वाइन करता है। The DNA between the two segment is looped out and lost। जो इनके बीच का DNA होता है वो लूप बन के लॉस हो जाता है और दोनों ये एक ही सेगमेंट बन जाते हैं। The DH-JH rearrangement occurs in both alleles of heavy chain gene locus on both chromosomes। अब ये जो DH-GH का rearrangement हो रहा है ये हैवी चेन के दोनों ही एलील्स पे होता है। Then in only one allele a VH segment is chosen and joined to the DH segment। होता क्या है, पहले आया DH आया फिर JH आया, दोनों के बीच का DNA लूप आउट हो गया। अब नया सेगमेंट आता है VH और ये आके D और V को ज्वाइन कर लेता है। ये DH सेगमेंट क्योंकि हैवी का है तो H आगे लगा हुआ है, DH है, VH है, फिर JH है। तो इस तरीके से VD-J रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है, V आता है, D आता है, G आता है और इस तरीके से ये रीअरेंजमेंट्स होते हैं। The completion of the gene rearrangement process on only one of the two immunoglobulin heavy chain gene alleles is referred to as allelic exclusion। ये जो completion होता है gene rearrangement process का, ये होता है only one of the two immunoglobulin heavy chain gene alleles and it is referred to as allelic exclusion। जो alleles होते हैं किसी भी जीन के दो alleles सिर्फ एक एलील पे होता है, दूसरे पे नहीं होता, इस चीज़ को एलेलिक एक्सक्लूजन बोला जाता है। अब हमने हैवी चेन का जीन रीअरेंजमेंट पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन जीन रीअरेंजमेंट इन बी सेल्स। Like the immunoglobulin Ig heavy chain gene on chromosome 14, the Ig light chain gene consists of a series of gene segments in the germline configuration। इसी की तरह लाइट चेन का भी रीअरेंजमेंट होता है। Two separate genes code for the Ig light chain। लाइट चेन्स के लिए दो अलग अलग जीन्स जो होते हैं वो कोड करते हैं। द कप्पा लोकस ऑन क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम नंबर 2 पे कप्पा लोकस होता है एंड द लैम्ब्डा लोकस ऑन क्रोमोसोम 22, क्रोमोसोम नंबर 22 पे लैम्ब्डा लोकस होता है। ये दोनों लाइट चेन के लिए कोड करते हैं। एट द कप्पा लोकस देयर इज सिंगल कांस्टेंट जीन सेगमेंट। जो कप्पा लोकस होता है यहाँ पे एक सिंगल कांस्टेंट जीन सेगमेंट होता है ज्वाइनिंग जे जीन सेगमेंट एंड एटलीस्ट 76 वेरिएबल बी जीन सेगमेंट। कप्पा लोकस है ये, यहाँ पे सिंगल जीन कांस्टेंट होता है, जीन सेगमेंट होता है। ये क्या करता है, ज्वाइन करता है जे जीन से। जे जीन ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे जे जीन पे लगभग
76 वेरिएबल्स होते हैं, 76 टाइप के ये जे जीन्स हो सकते हैं। ये ज्वाइन कर लेता है वी से, और जो वी जीन है इसके 30 to 35 फंक्शनल फॉर्म हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये लाइट चेन की ज्वाइनिंग होती है। इन एडिशन देयर इज अ कप्पा डिलीटिंग सेगमेंट। यहाँ पे एक कप्पा डिलीटिंग सेगमेंट भी होता है जिसको KDE बोलते हैं। लोकेटेड 24 किलो बेस पेयर 3 प्राइम टू दी कांस्टेंट रीजन। ये कांस्टेंट रीजन से 24 किलो बेस पेयर 3 प्राइम एंड पे लोकेटेड होता है। यहाँ पे देखिएगा इम्यूनोग्लोबुलिन कप्पा एंड लैम्डा। ये कप्पा का अरेंजमेंट है, ये लैम्डा का अरेंजमेंट है। लाइट चेन लोकाई कंसिस्ट ऑफ जीन सेगमेंट ऑफ वेरिएबल V ज्वाइनिंग J एंड कांस्टेंट C रीजन। जो V है वेरिएबल रीजन है, K है वो, जो J है वो ज्वाइनिंग रीजन है, और जो C है वो कांस्टेंट रीजन है। The variable regions are classified into sequence related families V1 to Vn। जो V जीन्स होते हैं ये सीक्वेंस रिलेटेड फैमिलीज में अपना क्लासिफिकेशन करते हैं। बहुत टाइप के V पाए जाते हैं। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इज गिवन अ नंबर। जितने भी V के मेंबर होते हैं सभी को एक नंबर असाइन कर दिया जाता है, जैसे V1 है, V2 है, V7 है। इस तरीके से नंबर असाइन कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल V74 जो है यहाँ पे देखिएगा इज द फोर्थ मेंबर ऑफ द V7 सीक्वेंस फैमिली। ये V7 सीक्वेंस फैमिली का फोर्थ मेंबर है। सम ऑफ द जीन सेगमेंट्स आर नॉन फंक्शनल। कुछ जीन सेगमेंट्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि नॉन फंक्शनल हैं, ओपन बॉक्सेस के फॉर्म में दिखाए गए हैं। ये जीन सेगमेंट्स प्रेजेंट तो हैं लेकिन ये कोई फंक्शन नहीं करते, नॉन फंक्शनल प्रेजेंट होते हैं। रिकॉम्बिनेशन साइट्स जो हैं उनको ट्रायंगल से दिखाया गया है। देखिएगा यहाँ पे ये ट्रायंगल से रिकॉम्बिनेशन साइट्स दिखाई गई हैं। आर जस्ट अपोज्ड टू ईच जीन सेगमेंट। किसी भी जीन सेगमेंट के जस्ट अपोजिट होती हैं। अलाउड डिनोट प्राइमर बाइंडिंग साइट फॉर PCR क्लोनैलिटी टेस्टिंग। एरोज डिनोट प्राइमर बाइंडिंग साइट। जहाँ जहाँ पे एरो दिखा रहे हैं ये प्राइमर बाइंडिंग साइट को दिखा रहे हैं। यहाँ पे आके प्राइमर बाइंड कर सकता है ताकि PCR टेस्टिंग की जा सके। तो इस तरीके से जीन का रीअरेंजमेंट होता है। अब हम बात करेंगे T सेल रिसेप्टर जीन रीअरेंजमेंट। T सेल का जो रिसेप्टर होता है उसका जीन रीअरेंजमेंट कैसे होता है। The T cell receptor is composed of 2 of 4 chains। जो T सेल का रिसेप्टर होता है ये 4 चेन्स से बना हुआ होता है। इसमें अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा प्रेजेंट होते हैं with characteristic structures resembling immunoglobulin VJ and C regions। इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि V that is variable region, J joining region and C that is constant region इनसे रिजेंबल करते हैं, इनसे इनके जैसे दिखते हैं। Rearrangements of the T cell receptor chain proceeds in a similar manner as in the immunoglobulin genes। T cell receptor chain का जो अरेंजमेंट होता है वो उसी मैनर में होता है जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स में अभी आपने पढ़ा। The V, D and J segments are joined together with addition or deletion of nucleotides at the junctions between the gene segments। जो V, D, J segments होते हैं इनकी ज्वाइनिंग होती है एडिशन या डिलीशन के साथ में, क्योंकि इनकी ट्रिमिंग होती रहती है।
अब ये न्यूक्लियोटाइड्स का या एडिशन करा देंगे, डिलीशन करा देंगे जंक्शंस में, जो जीन सेगमेंट्स के बीच में जंक्शंस होते हैं वहाँ पे डिलीशन या एडिशन के द्वारा इनकी ज्वाइनिंग होती है। The extracellular domain of the T cell receptor dimer are held in conformation by interchain disulfide bridges between cysteine residue in the T cell receptor peptide। जो extracellular domains होते हैं T cell receptor dimers के, वो कन्फर्मेशन में रखे जाते हैं। और उनका कन्फर्मेशन कैसे रखा जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें ऐसे, अगर अल्फ़ा बीटा डेल्टा चेन्स प्रेजेंट हैं तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगी। डाइसल्फाइड ब्रिज बनते हैं बिटवीन सिस्टीन रेजिड्यू इन द टी सेल रिसेप्टर पेप्टाइड। टी सेल रिसेप्टर पेप्टाइड में सिस्टीन प्रेजेंट होता है, इसी सिस्टीन रेजिड्यू से कनेक्ट होके ब्रिज जैसा फॉर्मेशन होता है, इंटरचेन डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनते हैं। The T cell receptor chains also have a hydrophobic transmembrane region and a short cytoplasmic region। जो T cell receptor chains होती हैं उनमें एक हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन प्रेजेंट होता है और एक शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक रीजन भी प्रेजेंट होता है। ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब होता है ऐसा रीजन जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, और जो साइटोप्लाज्मिक है मतलब कि वो सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से कुछ टी सेल का रिसेप्टर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ क्लोनैलिटी। जीन रीअरेंजमेंट्स अकर इंडिपेंडेंटली इन ईच लिम्फोसाइट। हर लिम्फोसाइट में अलग अलग जीन रीअरेंजमेंट होता है, इंडिपेंडेंट तरीके से जीन रीअरेंजमेंट होता है, सो दैट अ नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स इज पॉलीक्लोनल। ताकि जो लिम्फोसाइट की नॉर्मल पॉपुलेशन बने वो पॉलीक्लोनल हो, मतलब बहुत सारी जगह पे वो अटैक कर सके with respect to their rearranged immunoglobulins on T cell receptor genes। जो रीअरेंजमेंट हुआ है इम्यूनोग्लोबुलिन का टी सेल रिसेप्टर जीन्स में, उनके अकॉर्डिंग वो लिम्फोसाइट्स की पॉपुलेशन पॉलीक्लोनल हो सके, इसका ध्यान रखा जाता है। पॉलीक्लोनल का मतलब होता है कि वो एक ही साथ बहुत सारे एंटीजेंस को डिटेक्ट कर सकती हैं, पहचान सकती हैं। Over representation of a single rearrangement in a specimen cell population can be an indication of and characteristic for a lymphoma or leukemia। अगर किसी भी सिंगल रीअरेंजमेंट का ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है, ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाता है किसी भी स्पेसिमेन सेल पॉपुलेशन में, तो इसको माना जा सकता है कि लिम्फोमा या ल्यूकेमिया का ये कैरेक्टरिस्टिक है, और इसके द्वारा लिम्फोमा या ल्यूकेमिया को पहचाना जा सकता है। Whenever 1% of cells make the same gene, लगभग 1% जो सेल्स होती हैं जब सेम जीन रीअरेंजमेंट बनाती हैं, the cell population is referred to as monoclonal। क्योंकि ये मोनोक्लोनल है, मतलब है कि ये सिर्फ एक ही टाइप के एंटीजन को पहचान रही हैं, जबकि अगर पॉलीक्लोनल होती हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि वो कई प्रकार के एंटीजेंस को एक साथ में पहचान रही हैं। मोनोक्लोनल होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द रीअरेंज्ड जीन्स। जो रीअरेंज्ड जीन्स होते हैं उनके रिस्पेक्ट में ये मोनोक्लोनल होती हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विज़िट करिए हमारी एकेडमी की वेबसाइट ITLS एकेडमी को, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ITLS एकेडमी को,
और हमारे एकेडमी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, share and subscribe to our YouTube channel. For any help or query, feel free to contact on our helpline number 7080833450. So thank you again. Thank you for watching.